हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं रिसर्च मेथोलॉजी, जो आपका एक चैप्टर है, जिसमें हमारे जो चैप्टर है इसमें अलग अलग यूनिट हैं। मॉड्यूल फर्स्ट है, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड, मॉड्यूल फोर्थ, मॉड्यूल फिफ्थ। तो आज हम करेंगे मॉड्यूल थर्ड, यानी चैप्टर इसमें थर्ड। तो चैप्टर थर्ड क्या है आपका? सैम्पलिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। ये है आपका चैप्टर के कंटेंट। मॉड्यूल फर्स्ट है रिसर्च मैथोलॉजी, मॉड्यूल सेकंड है टाइप ऑफ रिसर्च और मॉड्यूल थर्ड है सैम्पलिंग। हम रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ चुके हैं कि रिसर्च मैथोलॉजी है क्या, उसके टाइप्स पढ़ चुके हैं। रिसर्च मैथोलॉजी में हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं एंड अब पढ़ेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्यों की जाती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल थर्ड, सैम्पलिंग। नीड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, किस लिए पड़ती है सैम्पलिंग की, तो वो हम जानेंगे इसमें। Sometime it is not feasible to study a whole group or an extremely large group. For example, social work researcher may be interested in learning about the mentally challenging children, mentally ill, Parisian imitate street children or some other large group of people. तो क्या कह रहे हैं कि कभी कभी पूरे समूह या बहुत बड़े समूह का अध्ययन करना संभव नहीं होता है। कि अगर एक बात कहा जाए कि हाँ पूरे समूह को एक साथ उसका अध्ययन कर लो, तो वो संभव नहीं है। अगर आप सबसे पहले एक एक के पास जाके उसकी नहीं सुनेंगे तो ये संभव नहीं है कि हाँ पूरे को कर लें। अब पूरे का कब किया जा सकता है कि जब हाँ उन्हें सारे को इकट्ठा कर लिया, तब उनसे बात की जाएगी, तब हम पूरे की जो डिटेल है वो जान पाएंगे। पर एक एक के पास जा जाके वो संभव नहीं है कि कभी पूरे समूह को, बहुत बड़े समूह का अध्ययन एक ही बार में आप कर लो। तो उदाहरण के लिए सामाजिक शोधकर्ता मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। अब विकलांग बच्चों के बारे में जानने में रुचि रखेंगे तो विकलांग बच्चे क्या करते हैं, विकलांग बच्चे कितने हैं। अब आपका स्टेट ले लो, कोई सा भी स्टेट ले लो, उसमें कितने विकलांग बच्चे हैं, तो वो तो आपको जाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे पता करना पड़ेगा, नहीं तो उनका डाटा चेक करना पड़ेगा। मानसिक रूप से बीमार, जेल के कैदी, सड़क पर रहने वाले बच्चे या लोगों का कोई अन्य बड़ा समूह, समूहों के सभी सदस्यों का अध्ययन करना कठिन या असंभव होगा। ये आ गया है नमूनाकरण प्रक्रिया, जो बड़े से प्रबंधकीय लोगों की संख्या का अध्ययन करने की अनुमति देता है। किसके कारण अनुमति देता है? ये नमूनाकरण में अध्ययन करने की अनुमति देता है। तो विथ वुड बी डिफिकल्ट और रेदर इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप, हेयर कम्स द प्रोसेस कॉल्ड सैम्पलिंग। इसे क्या कहते हैं प्रोसेस को? सैम्पलिंग, नमूनाकरण। विच अलाउस टू स्टडी अ मैनेजेबल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द लार्ज ग्रुप ऑफ डिवाइस inference that are likely to be applicable to all the people of the large group. Another reason why we would study a sample it that a result of obtained from the sample are more precious and correct than the result. Precious मतलब ज़्यादा पैसे लगते हैं, फिर correct the result obtained from the study of the whole group. Cost involved in study all unit of a large group to yet another factor which suggests to study a small group of people. तो इस सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं कि नमूनाकरण प्रक्रिया जो बड़े से प्रबंधकीय लोगों की संख्या का अध्ययन करने की अनुमति देती है। समूह से उपकरण अनुमान जो बड़े समूह के सभी लोगों पर लागू होने की संभावना है। नमूने का अध्ययन करने का एक और कारण यह है कि नमूने से प्राप्त परिणाम पूरे समूह के अध्ययन से प्राप्त परिणामों की तुलना में
अधिक सटीक और सही है। Associate with cost there are certain other factors such as time available for study। एक बड़े समूह की इकाई सभी इकाई के अध्ययन में शामिल लागत एक अन्य कारक है जो सुझाव देते हैं। Above all, the point to be kept in mind is if we can get almost some result by the studying a carefully selected small group of people, why should we study to the large group at all? कि लागत के साथ संबंध कुछ अन्य कारक है जैसे अन्य के अध्ययन के लिए उपलब्ध, और इन सबसे ऊपर ध्यान में रखी जाने वाली बात यह है कि क्या हम अध्ययन करके लगभग समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कि हम किसी भी अध्ययन को अगर करेंगे तो उसका समान एक जैसा परिणाम आएगा। लोगों के छोटे समूह को ध्यान से चुना गया है। हमें बड़े समूह का अध्ययन क्यों करना चाहिए, अब इसके बारे में जानेंगे। हमें बड़े समूह का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सम टेक्निकल टर्म, कुछ तकनीकी शब्द हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, पॉपुलेशन और यूनिवर्स, यानी जनसंख्या या ब्रह्मांड। पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज द एग्रीगेट of all unit processing certain specified characteristics on which the sample seek to draw inference। यानी जनसंख्या या ब्रह्मांड कुछ निर्दिष्ट रखने वाली सभी इकाइयों का कुल योग है जिन विशेषताओं पर नमूना निष्कर्ष निकालना चाहता है। सेकंड, फ्रेम द फ्रेम डिस्क्राइब्स द पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ सैंपलिंग unit। It may be a geographical area in essence of frames, list or map element of the universe। यानी फ्रेम क्या है? फ्रेम नमूनाकरण इकाइयों के संदर्भ में जनसंख्या का वर्णन करता है। यह एक हो सकता है भौगोलिक क्षेत्र। संक्षेप में एक फ्रेम ब्रह्मांड के तत्वों को सूचीबद्ध या मैप करता है। कि फ्रेम क्या है कि आप किस एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया जो पूरा है वो बताता है। थर्ड है कैंसस डिनोटेड अ टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट फॉर यूनिट इन डिफाइंड पॉपुलेशन। यानी जनगणना क्या बताता है? जनगणना परिभाषित इकाइयों के लिए अलग अलग तत्वों की कुल गणना को दर्शाता है। कि जनगणना में क्या किया जाता है, अलग अलग जो तत्व हैं कितने अलग अलग, अब बड़े की संख्या कितनी है, छोटों की संख्या कितनी है, यानी जो अगर चिल्ड्रन है उनकी संख्या कितनी है, जो यंग है उनकी संख्या कितनी है, जो ओल्ड है उनकी संख्या कितनी है। ये अलग अलग तत्व जो है उनको दर्शाता है। यानी आबादी को, पूरी आबादी कितनी है वो बताता है। फोर्थ है आपका सैंपल। अ सैंपल इज कॉम्पोजिट ऑफ सम फ्रैक्शंस और पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और यूनिट इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। सैंपलिंग क्या बताता है? प्रतिदर्श। एक प्रतिदर्श कुछ अंशों या तत्वों की कुल संख्या के एक भागिया से बना होता है परिभाषित जनसंख्या में इकाई। यानी प्रतिदर्श वो बताता है जो कुल संख्या का एक अंश है, यानी जनसंख्या की एक इकाई को दर्शाता है। नेक्स्ट, यूनिट 5.5 डिजाइन। द डिजाइनिंग मीन द मेथड बाय विच सैंपल टू चूज। यानी डिजाइनिंग का अर्थ उस पद्धति से है जिसके द्वारा नमूने का चयन किया जाता है कि हमें किस नमूने का चयन, किस सैंपलिंग का चयन करना चाहिए। सिक्स्थ जो है रैंडम। अ मैथमेटिकल टर्म रैंडम मीन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज अ इक्वली चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन बीइंग चूजन फॉर द सैंपलिंग। यानी यादृच्छिक क्या है, रैंडम क्या है? एक गणितीय शब्द यादृच्छिक का अर्थ है कुल जनसंख्या का प्रत्येक तत्व नमूने के लिए चुने जाने पर संभवतः का समान रूप से परिवर्तन होता है। 7 है यूनिट। एनी पॉपुलेशन और यूनिवर्स शुड कंटेन सम स्पेसिफिकेशन और इन टर्म ऑफ कंटेंट यूनिट स्टैंड
and time. For example, a farmer household in a district in Punjab in 1975, there is a unit of determination in a household and time distances of the population. यानी इकाई क्या है, किसी भी जनसंख्या या ब्रह्मांड में सामग्री के संदर्भ में कुछ विशिष्टताएं होनी चाहिए। कि क्या विशिष्टता है, इकाई, विस्तार और समय। जैसे 1975 में पंजाब के एक जिले में एक किसान परिवार है, जनसंख्या के घरेलू और समय गंतव्य में एक इकाई का निर्धारण करता है। एट है आपका पैरामीटर। पैरामीटर इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैलकुलेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन विच इज बीइंग स्टडी। पैरामीटर जनसंख्या से एक वेरिएबल कैलकुलेशन का मान है जो है अध्ययन किया जा रहा है, किसी भी चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है। सेकंड, प्रेसियंस यानी प्रेसियंस ऑफ अ सैंपल इज डिक्शनरी बाय द कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर। यानी परिशुद्धि, परिशुद्धि क्या है, परिशुद्धि की एक नमूना है, परिशुद्धि एक नमूना है जिसे निंदनीय त्रुटि की गणना द्वारा निरूपित किया जाता है। कि कोई भी त्रुटि आती है, क्या है त्रुटि, उसको शुद्ध करने के लिए उसकी गणना की जाती है। 10 पॉइंट है यानी 10वां पॉइंट है, स्ट्रेटिफिकेशंस इट मेक विच द segmentation of a sample. It is a number of the data characteristic of good sample. यानी स्तरीकरण एक नमूने का विभाजन करता है। यह कई डेटा है, अच्छे नमूने की लक्षण बताता है। तो अच्छे नमूने का लक्षण क्या क्या है, पहला है रिप्रेजेंटेटिवनेस। अ सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन इन मेजरमेंट टर्म एज वेल एज इन क्वालिटी। यानी प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व क्या है, एक नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधि होना चाहिए, माप में शर्तों के साथ साथ गुणवत्ता में भी होनी चाहिए। बी पॉइंट है एक्यूरेंसी। एक्यूरेंसी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ विच एज हैज टू अपसेंट विच सैंपल। सटीकता, सटीकता क्या है कि सटीकता को उस डिग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किस नमूने को अनुपस्थित करना पड़ता है, कि हमें कौन सा नमूना को नहीं दिखाना है वो बताया जाता है। प्रेसियंस, द सैंपल मस्ट यील्ड प्रिसाइज एस्टिमेट, स्टैंडर्ड एरर शुड बी मिनिमाइज्ड। यानी सूक्ष्मता, नमूने से सटीक अनुमान प्राप्त होना चाहिए, मानक त्रुटि को कम किया जाना चाहिए। कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें जो है सटीक मतलब सही तरीके से अनुमान होना चाहिए, ना कि उसमें गलतियां होनी चाहिए। डी पॉइंट है आपका साइज। अ गुड सैंपल मस्ट बी एडक्वाइड इन साइज, इट शुड नॉट टू स्मॉल और टू बिग। यानी जो साइज है वो क्या होना चाहिए, आकार, एक अच्छा नमूना आकार में पर्याप्त होना चाहिए, ये बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही साइज में छोटा होना चाहिए ना ही साइज में बड़ा होना चाहिए। अब इसके एडवांटेज क्या, एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, यानी इसके फायदे क्या हैं। फर्स्ट है सैम्पलिंग रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। यानी प्रतिचयन शोध अध्ययन के समय और लागत को कम करता है। क्या इसमें अगर सैम्पलिंग करते हैं तो इसमें शोध अध्ययन भी होता है, उसमें कम समय लगता है और प्लस पैसे जो होते हैं, खर्चे जो होते हैं वो कम होते हैं। सैम्पलिंग सेव लेबर। सेकंड पॉइंट है सैम्पलिंग सेव्स लेबर्स, यानी नमूना लेने में श्रम की बचत होती है, जो श्रम मेहनत लगती है लेबरों की वो भी कम होती है। थर्ड पॉइंट है आपका द क्वालिटी ऑफ स्टडी इन ऑफ्टन बेटर विथ सैम्पलिंग। नमूने के साथ अध्ययन की गुणवत्ता अक्सर बेहतर होती है। किसी भी चीज़ का आप सैम्पलिंग करेंगे उसकी गुणवत्ता का पता चल जाएगा, गुणवत्ता पता चल जाएगा तो आपका कार्य जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट है सैम्पलिंग प्रोवाइड्स मस्ट क्विकर रिजल्ट, यानी प्रतिचयन बहुत तेज परिणाम प्रदान करता है।
बहुत जल्दी इसके अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। लिमिटेशन, सीमाएं क्या क्या हैं? फर्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ द थॉट नॉलेज सैम्पलिंग मेथड द रिजल्ट ऑफ ऑप्शन मे बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग, यानी संपूर्ण ज्ञान के अभाव में प्रतिचयन विधियों का परिणाम विकल्प हो सकता है, यानी गलत या भ्रामक भी हो सकता है। अगर आपको ज्ञान पूरा नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? या तो फेल होगा या भ्रामक किया जाएगा, यानी या तो वो गलत होगा या उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट है आपका अ कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग में रिक्वायर्ड में लेबर देन अ कंप्लीट कवरेज, यानी एक पूर्ण कवरेज की तुलना में एक जटिल नमूने के लिए श्रम की आवश्यकता हो सकती है कि अगर हमें पूरा एरिया कवर करना है तो उसके लिए 2-3 जो लेबर है वो हमें चाहिए ही चाहिए। थर्ड पॉइंट है अ प्योर रिप्रेजेंटेशन इन द इम्पॉसिबल इन मस्ट केस, ज़्यादातर मामलों में एक शुद्ध प्रतिनिधित्व तो असंभव है, यानी कि हमें क्या सही से पूरा जो डाटा है वो मिल पाता है, ये असंभव है। अब है आपका सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड क्या है? 2 मेथड होते हैं। पहला होता है पॉसिबिलिटी और रैंडम, सेकंड होता है नॉन पॉसिबिलिटी और नॉन रैंडम। तो ये जानते से ये है आपका सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें नॉन पॉसिबिलिटी यानी सैम्पलिंग टेक्निक होता है और प्रोबेबिलिटी यानी सैम्पल टेक्निक। ये भी तो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या आता है? कॉन्वेनेंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। और पॉसिबिलिटी में क्या आता है? प्रोबेबिलिटी में तो सैम्पलिंग रैंडम, सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और अदर सैम्पलिंग टेक्निक। ये है आपका सैम्पल का टेक्निक। पहला है आपका सैम्पलिंग मेथड, यानी नमूना लेने के तरीके क्या क्या हैं? सैम्पलिंग मेथड में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग इज द फॉलोइंग टाइप। प्रोबेबिलिटी जो रैंडम सैम्पलिंग है उसके क्या क्या प्रकार हैं? फर्स्ट है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। सेकंड है स्ट्रैटिफाइड सैंपल रैंडम, यानी स्तरीकृत यादृच्छिकरण। और सी है आपका सिस्टमैटिक रैंडम, यानी व्यवस्थित यादृच्छिक। डी है आपका रैंडम सैम्पलिंग विथ प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी आकार के समानुपाती संभवता के साथ यादृच्छिक प्रतिचयन। ई है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, यानी क्लस्टर नमूनाकरण। और एफ है एरिया सैम्पलिंग, यानी क्षेत्र नमूनाकरण। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी क्लासिफाइड इनटू, यानी गैर संभावना नमूनाकरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसे? कॉन्वेनेंट सैम्पलिंग, यानी सुविधाजनक नमूनाकरण। परपोजिटिव सैम्पलिंग, यानी उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। क्वार्टर सैम्पलिंग, यानी कोटा नमूनाकरण। स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी स्नोबॉल नमूनाकरण। अब है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। मेथड क्या है? इसका तरीके क्या है? संभवतः नमूनाकरण लेने के तरीके। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी सरल यादृच्छिक नमूनाकरण। इसमें आता है फर्स्ट आपका लॉटरी मेथड। कौन सा आता है? लॉटरी मेथड। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट फेमिलियर producer of random sampling. If a sample of 10 students is to be taken out of a list of 50 students, take 50 equal size in a global container and thoroughly shuffle them. Take 2 steps from the container and 1 after another each time before drawing a strip. Shuffle the container. Thus, we can take the desired sample from a population using random method. यानी
लॉटरी पद्धति क्या है? एक युदिक्षिक प्रति चयन की सबसे सरल और परिचित प्रक्रिया है। यदि एक 50 छात्रों की सूची में से 10 छात्रों में से साधारण को एक वैश्विक में 50 समान आकार के छात्रों को लेना है तो कंटेनर और उन्हें अच्छी तरह से मिलाएं। एक के बाद एक कंटेनर में कदम उठाएं। एक स्ट्रिप खींचने से पहले कंटेनर को फेंटें। इस प्रकार हम निर्णय का नमूना ए ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका यूज ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, यानी युदिक्षित संख्या की तालिका का उपयोग करके भी हम नंबर निकाल सकते हैं। तो ये है आपकी तालिका जिसमें से हम नंबर निकाल सकते हैं। This method is developed by the Fisher, Yates and Tempest. Tempest table is select a random sample out of given frame. One should simply start to read number from the table of random number. यानी यह विधि एक विदिक्षित चयन के लिए फिशर, येट्स और टिपेस्ट यानी टिपेट टेबल द्वारा विकसित की गई है। We can select from the second column. From the row we get sample this number and 81. Thus the desired number of sample can be taken from a table random number snow as below. यानी हम पंक्ति में क्या देखेंगे? हम पंक्ति में दूसरे कॉलम के चयन कर सकते हैं। हमें नमूना में दिस इकाई जो इकाई दी गई है और 81 मिलता है। इस प्रकार नमूने की तय संख्या नीचे दिखाए गए युदिक्षित संख्या की तालिका से ली जा सकती है। थर्ड पॉइंट है यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? इफ द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज एंड इफ कंप्यूटर फैसिलिटीज आर अवेलेबल, अ कंप्यूटर में बी used for drawing a random sample. The computer can be programmed to print out a series of random number as the research decides. यदि जनसंख्या बहुत अधिक है तो कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है तो कंप्यूटर हो सकता है। युदिक्षित नमूना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कि एक श्रृंखला को प्रिंट आउट करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा सकता है। युदिक्षित सदस्य के रूप में अनुसंधान निर्णय लेता है। बी है आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपल यानी स्तरीकृत नमूना। दिस इज एन इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ रैंडम probability sampling. In this method the population is subdivided into the homogeneous group as or strata, and from each strata from a random sampling is drawn. For example, university student may be decided on the base of discipline, and each discipline group may again be decided into junior and senior. The employees of a business firm may be divided into manager and non-manager, and each of this group may be subdivided into the salary grade wise etc. यानी स्तरीकृत नमूनाकरण यह युदिक्षित संभवतः नमूनाकरण का एक उन्नत प्रकार है। इस विधि में जनसंख्या है समरूप समूहों या स्तरों में उप विभाजित किया गया है और प्रत्येक स्तर में युदिक्षित नमूना तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को अनुशासन के आधार पर विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक अनुशासन समूह हो सकता है। फिर से कनिष्ठ और वरिष्ठ में विभाजित किया जाए। एक व्यावसायिक फर्म के कर्मचारियों को विभाजित किया जा सकता है प्रबंधकों और गैर प्रबंधकों, और इस समूह में से प्रत्येक को ग्रेड के अनुसार वेतन में उप विभाजित किया जा सकता है। यानी प्रत्येक को
ग्रेड के हिसाब से कि क्या उसका डिवीज़न है, किस पोस्ट पे है, उसके आधार पर उसको सैलरी दी जाती है, उसका जो पद है वो चयन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सी पॉइंट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यानी फिक्स्ड इंटरव्यू मेथड। दिस मेथड of sampling in an alternative or random selections. It consists of every nth item in the population after a random start with an item from 1 to n. Suppose it is decided to select a sample of 20 students from a list of 300 students divided to population total of 300 divided 20, the quotation is 15. Fraction in the division in is not taken. Select a number at a random BW 1 and 15 by using lottery method. Suppose the selected number is 9. Then the student number 9, 24, 9 plus 15, 39, 24 plus 15, 54, 39 plus 15, etc. are selected as sample. As the interval between sample unit is fixed method is also now as fixed interval method. सी पॉइंट है व्यवस्थित नमूनाकरण निश्चित साक्षात्कार विधि। क्या है? प्रतिचयन की यह विधि यादृच्छिक चयन का एक विकल्प करती है, यानी किसी भी सिस्टम का चयन करना है तो उसके लिए इंटरव्यू चाहिए। यानी अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपको कोई पद चाहिए होता है, उसके लिए इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें आपके इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें हर nth आइटम शामिल है। 1 से n तक एक आइटम के साथ एक यादृच्छिक शुरुआत के बाद जनसंख्या, मान लीजिए कि एक नमूने का चयन करने का निर्णय लिया गया। 300 छात्रों की सूची में से 20 छात्रों की कुल जनसंख्या को 300 डिवाइड 20 से विभाजित किया गया। उदाहरण है 50 है। विभाजन में अंश नहीं लिया जाता। लॉटरी का उपयोग करते यादृच्छिक 1 और 15 पर एक संख्या का चयन करें। तरीका, मान लीजिए कि चयनित संख्या क्या है आपकी 9 है। चयनित संख्या क्या है आपकी 9 है, तो छात्र संख्या क्या होगी 9, 24, 9 प्लस 15, 9 प्लस 15 कितना हो जाएगा 24। फिर आ जाएगा आपका 39 में आप 24 में आपने 15 फिर से प्लस कर दिया तो आपका हो जाएगा 39, और 39 में आपने फिर से 15 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 54। आदि नमूने के रूप में चुने गए हैं। चूँकि प्रतिदर्श इकाइयों के बीच अंतराल निश्चित होता है, इसलिए इस विधि को निश्चित अंतराल भी कहा जाता है। यही इसका तरीका है। अब डी पॉइंट करेंगे हम। प्रोपोनेंट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यानी दिस सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम ईच strain in proportion for their share in the total population. For example, the final year MBA student of the management faculty of a university consists of the following specialization group. तो स्पेशलाइजेशन ग्रुप कौन सी है? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और रूरल डेवलपमेंट। और स्टूडेंट की संख्या दी गई है, उसके बाद उसके प्रोपोर्शन दी गई है। यानी अनुमानित स्तरीकृत नमूनाकरण इस नमूने में कुल में से उनके हिस्से के अनुपात में प्रत्येक तनाव में से एक नमूना लेना शामिल है। उदाहरण के लिए कि विश्वविद्यालय के प्रबंधकीय संकाय यानी विश्वविद्यालय में एक आपका कक्ष है जिसमें MBA के अंतिम वर्ष के छात्र निम्नलिखित विशेषज्ञता समूह में से मिलकर बनता है।
तो ये आपको समूह दिया गया है। द रिसर्चर वेंट टू ड्रॉ अ ओवरऑल सैंपल ऑफ 30 देन ऑफ स्टार्ट सैंपल साइज वुड बी, यानी सैंपल साइज आपको ये दिया गया है स्टार्ट का, तो प्रोडक्शन का क्या है 30 इंटू 0.4 12, फाइनेंस 30 इंटू 2 6, मार्केटिंग 30 इंटू 3 9 और 30 इंटू 1 3, यानी ये आपका टोटल 30 हो गया। Thus proportionate sampling gives proper representation to each stem and it is statistical efficiency is very high, therefore that is very popular। यानी इस प्रकार अनुपातित नमूनाकरण प्रत्येक स्तर और उसके सांख्यिकीय को उचित प्रतिनिधित्व देता है, दक्षता बहुत उपयोग अधिक है, इसलिए यह बहुत लोकप्रिय है। अब हम क्या करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, यानी गैर संभावना नमूनाकरण लेने के तरीके। तो पहला क्या है, कोवेनेंस एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, यानी सुविधा आकस्मिक नमूनाकरण। दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये क्या है, एक गैर संभावना नमूनाकरण है। इट मीन्स सेलेक्टेड सैंपल यूनिट इन अ जस्ट हिट एंड मिस फैशंस, एग्जाम्पल इंटरव्यूइंग पीपल whom will happen to meet, और एग्जाम्पल अ टीचर में सेलेक्ट 10 students in his class। This method is also now a accidental sampling because the respondent whom the researcher meet accidentally or include in the sampling। It has some advantage, यानी इसका मतलब है कि नमूना इकाइयों का चयन सिर्फ हिट एंड मिस में करना फैशन है। उदाहरण उन लोगों का साक्षात्कार करना जिनसे मिलना होगा। उदाहरण के लिए एक शिक्षक हो सकता है, उसकी कक्षा में 10 छात्रों का चयन करे। इस पद्धति को आकस्मिक नमूनाकरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिन उत्तरदाताओं से शोधकर्ता गलती से मिलते हैं उन्हें नमूने में शामिल किया जाता है। इसमें कुछ फायदे हैं। क्या है फायदे, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका ए, इट इज द चीपेस्ट एंड सैम्पलिस्ट मेथड ऑफ डाटा। क्या है, यह डेटा का सबसे सस्ता और सरल तरीका है। बी पॉइंट, डज नॉट रिक्वायर्ड अ लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी इसके लिए जनसंख्या की सूची की आवश्यकता नहीं होती है। सी पॉइंट है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिस्टमेटिकल एक्सपीरियंस, इसके लिए किसी भी सांख्यिकीय अनुभव की आवश्यकता नहीं है। इट हैज सम लिमिटेशन आल्सो, इसकी कुछ सीमा है। क्या क्या है, इट मे नॉट यील्ड द डिस्क्राइबल, यानी यह वांछनीय नहीं हो सकता है। बी, इट इज नॉट रिलायबल सैम्पलिंग मेथड, यानी यह एक विश्वसनीय नमूना विधि नहीं हो सकता है। अब फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव ऑफ जजमेंट सैम्पलिंग, यानी उद्देश्यपूर्ण या निर्णय नमूनाकरण। क्या है, दिस मैटर इज द डिलिबरेट selection of sampling unit। It is also now a judgment sampling। Here's the chance depth upon the judgment of the researcher। यह एक उद्देश्यपूर्ण या निर्णय नमूनाकरण, यह विधि नमूना इकाइयों का जानबूझकर चयन है। इसे जजमेंट के नाम से जाना जाता है। नमूनाकरण यहाँ मौका शोधकर्ता के निर्णय पर निर्भर करता है। तो इट रिक्वायर पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, ये किस पे करता है, तो ये मौका शोधकर्ता के निर्णय पर निर्भर करता है।
क्वाटा सैम्पलिंग, इसकी कुछ खूबियाँ। क्वाटा सैम्पलिंग क्या है? इसके लिए लोगों के बारे में पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। क्वाटा नमूनाकरण, दिस अ फॉर्म a convenes sampling involving selection of a quota group such as sex, age, social class. Here, each investigator may be given an assignment quota required and यानी कोटा यह एक सुविधा नमूना है जिसमें कोटा समूहों का चयन शामिल है, जिसमें लिंग, आयु और सामाजिक वर्ग, यहाँ प्रत्येक जांचकर्ता को एक असाइनमेंट दिया जा सकता है जिसे कोटा की आवश्यकता होती है। थर्ड है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी दिस इज अ कलरफुल नेम फॉर द टेक्निक ऑफ ब्लाइंडिंग अप अ लिस्ट और अ सैंपल ऑफ अ स्पेशल पॉपुलेशन बाय यूजिंग एन इंटल सेट और द मेंबर्स एज इंफॉर्मेंट। यानी स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है? यह एक विशेष आबादी की सूची या नमूने के निर्माण की तकनीक के लिए एक रंगीन नाम है। मुखबिरों के रूप में सदस्यों के प्रारंभिक सेट का उपयोग करके किया जाता है। तो ये था आपका थर्ड यूनिट यानी मॉड्यूल थर्ड सैम्पलिंग का तो पूरा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल हम लेके आएंगे आपके लिए यूनिट फोर्थ यानी मॉड्यूल फोर्थ, डाटा कलेक्शन।